नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा और मेरे साथ हैं श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव जी। और आज उदयपुर में सौभाग्य से श्री किशोर मकवाना जी पधारे हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये मौका हमने चाहा कि आपसे मुलाकात करें और ये जानने की कोशिश करें कि आप जो राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, तो कि आपका आयोग किस तरह से काम कर रहा है और किस किस समस्याओं पर फोकस कर रहा है। ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो संवैधानिक उसको दर्जा प्राप्त है संविधान की 338वीं जो अनुच्छेद है उसके आधार पर। तो ये जो आयोग है वो अनुसूचित जाति को न्याय मिले, उसे उसका अधिकार मिले, इस दिशा में वो कार्यरत है। मोटे तौर पर देखें तो उसके 3 मुख्यतः आयाम है काम करने के, कि एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो केसेस वगैरह दर्ज होते हैं, जैसे बलात्कार है, मारपीट है, ज़मीन हड़पना है, बलात्कार है, हत्या हुई है, तो ऐसे समय में आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है कि उस व्यक्ति को न्याय मिले, पुलिस उनको सुने। एक तो ये दिशा में कार्यरत रहते हैं। सेकंड है उसका जो पार्ट है वो है कि जो अनुसूचित जाति के जो कर्मचारी हैं केंद्र, राज्य और बड़ी संस्थानों में जो कार्यरत है, उसको वहाँ पर उनके अधिकार मिले जो संविधान ने दिए हैं, चाहे रोस्टर है, आरक्षण है, उसके आधार पर तो उसको न्याय मिले, उसका अधिकार मिले, उस दिशा में आयोग कार्यरत होता है। थर्ड है सरकार की जो विविध कल्याणकारी योजना है वो सही अर्थ में अनुसूचित जाति के वर्ग तक पहुँचे और शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, प्रोफेसर हैं, उनको भी न्याय मिले, इस दिशा में आयोग कार्यरत है। हमें इस बात का संतोष है कि वर्तमान समय में भी आयोग उसकी सही दिशा में कार्यरत है। उसके कारण अनेक लोगों को जो न्याय से वंचित रह जाते हैं, अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, उसे आयोग बहुत अच्छी तरह उनको न्याय दिलाता है। सर, एक चीज़ जो आपने स्टार्टिंग की, जहाँ से एट्रोसिटी एक्ट का, SC/ST एक्ट जो एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, उसका मिसयूज़ भी इस देश में देखा जा रहा है, क्योंकि लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करने लगे हैं। जो समन्वय बनना चाहिए था इस कानून की वजह, जो उसमें एक दूरी आती जा रही है, उसका मिसयूज होने से, उसको भी देखना आयोग का काम है। किस तरह से आप इस चीज़ आपकी बात में सही है कि ऐसे तो अनेक, चाहे आप कोई भी कानून लो, चाहे दहेज का कानून लो, ये 302 का कोई भी लो, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसका दुरुपयोग होता है। तो इसमें भी कहीं कुछ रहा होगा, मगर ज़्यादातर मामले में जो अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है उसे न्याय मिले, उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण उसका कानूनी एक शस्त्र है। आपको याद होगा कि इसमें कुछ त्रुटियां भी थी। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी है, उन्होंने 2018 में उसमें जो कुछ त्रुटियां थी इस कानून के अंदर, उसमें सुधार करके और कड़ा कानून किया था। तो उसके कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर जब अत्याचार होता है तो ये कानून है वो एक अर्थ में उसे सुरक्षा देता है। जी सर, आपने बात की, अभी मैंने 3 दिन पहले ही जो नए लॉज आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने लागू किए, CRPC को चेंज किया, IPC को चेंज किया, एविडेंस एक्ट को चेंज किया, उस पर मैंने इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा चला भी है वो। उसमें भी ये कहा गया कि जिस तरह से पुलिस को पावर दी गई है, उसकी अभी पुनः समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि उससे जनता ज़्यादा प्रताड़ित होगी और जो जितने भी वर्ग हैं ये और ज़्यादा प्रताड़ित हो गए, क्योंकि अनलिमिटेड पावर पुलिस के पास चली गई है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कुछ कानून ऐसे थे कि अंग्रेजों के समय से ही चले आ रहे थे। जी सर। तो उसमें सुधार की आवश्यकता तो थी ही, और उसी दिशा में भारत सरकार ने सुधार भी किया है। अब ये बात सही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पहले भी, ऐसा नहीं है कि कानून का दुरुपयोग नहीं हुआ, पहले भी हुआ था। तो हमें जागरूक भी रहना होगा कि भाई कानून का सही अर्थ में पालन हो। जी।
चाहे हम सब की उसमें भूमिका है, आयोग की भी भूमिका इसमें रह सकती है, जी। मीडिया की भी भूमिका है जी। और समाज को भी इसमें भूमिका है कि भी कानून का सही अर्थ में पालन हो। जी। तो कानून का सही अर्थ में पालन हो, इस दिशा में जागरूक होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कानून का दुरुपयोग होगा। जी। अभी जो आप आयोग को देख रहे हैं, तो अभी आपके सामने सबसे अधिक मामले किन राज्यों से आ रहे हैं जहाँ पे इस एट्रोसिटी एक्ट का जो केसेस है सबसे ज़्यादा है? वैसे हम देखें तो ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं न घटी हो। हाँ। हर प्रांत में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। सबसे ज़्यादा किससे आ रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पंजाब है, हाँ। मध्य प्रदेश है, जी। बिहार है, जी। दक्षिण के स्टेट हैं। हम्म। चाहे सबसे अधिक हमने देखा तो तमिलनाडु में है, जी। कर्नाटका है। जी। तो सब प्रांतों में ये प्रकार की घटनाएं घट रही है। SC/ST के हाँ, खिलाफ खिलाफ हो रही है घटनाएं। जी। जी। दुर्भाग्य से ऐसा भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद समाज में समरसता का, बंधुता का, समत्व का एक माहौल बनना चाहिए था, जी। जी। मगर वो नहीं बन सका। चाहे उसमें राजनीति भी रही होगी, जी। मत जो वोट बैंक है वो भी रहा होगा, जी। तो उसके कारण समाज में समरसता बढ़नी चाहिए और ये जातिवाद का जो विष है हाँ। वो कम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। जी। इसके कारण आज भी हम तो ऐसा दिन ब दिन ऐसा देखने को मिलता है, जातिवाद बढ़ रहा है। तो ये जातिवाद जितना कम होगा, हाँ। समाज में समरसता का माहौल बनेगा और जिनको शताब्दियों से सताए गए थे उनके प्रति एक अपनत्व का भाव बढ़ेगा, बंधुत्व का भाव बढ़ेगा। तो तभी ऐसे जो मामले हैं वो कम होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1931 में ठक्कर बापा को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की है अंत में इस लेटर के, जी। कि कानून बनाने से ही ये समस्या हल नहीं होगी जी। जब तक समाज में प्रेम और आत्मीयता नहीं बढ़ेगी। जी। तो समाज में आत्मीयता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, समरसता बढ़ेगी, बंधुत्व का जो भाव है वो बढ़ेगा, तो अपने आप ये जो समस्या है, ये मामले बढ़ रहे हैं, वो कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। मोहन भागवत जी को मैंने सुना था और उनका जो मैसेज था वो ये कहता है कि संघ को ज़्यादा से ज़्यादा इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए और जातिगत जो भावना है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं इस नज़रिए को, कैसे क्या मोहन भागवत जी? संघ को मैं जितना जानता हूँ तो संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन हुई। उसी दिन से संघ इस दिशा में कार्यरत है कि समाज में विषमता का माहौल खत्म हो और समाज समरस बने। जो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, एक वर्णीय समाज, जी। वही बाबा साहब का सपना एक अर्थ में संघ साकार कर रहा है। जी। और इसी के कारण बाबा साहब 19 अगस्त 1939 में पूना शिविर में आए थे और वहाँ पर उन्होंने शिस्त और संगठन उस विषय पर बौद्धिक भी दिया था। 1940 में बाबा साहब संघ की शाखा में आए थे। डॉक्टर हेडगेवार जी का जब देहावसान हुआ, उस समय उनका जो मुखपत्र था जनता, उसमें बाबा साहब ने श्रद्धांजलि दी थी। जी। उसके बाद भी संघ के जो एक थिंक टैंक जिनको मानते हैं, एक वैचारिक एक प्रबुद्ध मानते हैं, ऐसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से भी वो मिले थे, वहाँ पर भी उनका आदान प्रदान हुआ था। तो बाबा साहब भी मानते थे कि संघ जिस दिशा में कार्यरत कर रहा है वो एकदम सही दिशा है। जो बाबा साहब मानते थे कि विषमता का जो माहौल है वो खत्म हो और एक वर्णीय, एक सशक्त, एक बलशाली हिंदू समाज बने। ये बाबा साहब भी मानते थे, संघ भी मानता है कि एक वर्णीय समाज बने। तो संघ आज जो अपने जो माननीय सरसंघचालक मोहन जी भागवत जो कह रहे हैं वो वही है। बाबा साहब जो मानते थे, उनका जो सपना था, उनका जो संकल्प था, उनका जो उद्देश्य था बाबा साहब का, वही बात एक अर्थ में मोहन जी भागवत कह रहे हैं। तो मुझे बार बार इशारा रहा है ख़त्म करने का, आपका बिजी टाइम है, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज आज़ादी के इतने साल आप हो गए और
आरक्षण बाबा साहब ने 10 साल के लिए किया था कि आरक्षण 10 साल तक होना चाहिए, उसके बाद मगर आज लगातार आरक्षण बढ़ता जा रहा है और आरक्षण का लाभ सिर्फ एक वर्ग ले सक रहा है, जो पूरा जो नीचे का वर्ग है वो इसका लाभ नहीं ले सका। तो बीइंग आयोग के अध्यक्ष आप क्या सोचते हैं, कैसे उन लोगों को लाभ मिले? क्या ये आरक्षण क्या सही पता है उन लोगों तक लाभ पहुंचाने की, क्योंकि एक वर्ग तक ही ये मामला अटका हुआ है। समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम चलता है कि ये जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए था। नहीं, मैसेज है वो तो वास्तव में 10 वर्ष का जो आरक्षण था ना, वो पॉलिटिकल आरक्षण के लिए था जी। नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है जी। तो जब तक समाज में एक समरसता का माहौल न बढ़े, समरस समाज नहीं होगा, अपनत्व का माहौल नहीं बढ़ेगा, और जब तक ये जो जातिवाद का जहर है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये आरक्षण रहनी चाहिए, ये सब मानते हैं। और ये जब तक ये समरसता का माहौल बढ़ेगा, आपस में एक भाईचारा का, बंधुत्व का माहौल होगा और पूरा समाज एक होगा, और ये जो अस्पृश्यता नाम की जो एक मानसिक बीमारी है वो खत्म होगी, तो अपने आप आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर अभी तो ये आरक्षण है जो संविधान ने एक रक्षा की है, उसको आगे बढ़ने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है, तो तब तक तो आरक्षण रहना चाहिए, वो हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। ये थे किशोर मकवाना जी जो अपने पूरे विचार रख रहे थे। मैं पुनः चाहूँगा एक बार पुनः इनसे बात हो और जो प्रश्न बिंदु पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है उसका भी क्लियरिफिकेशन लें। उम्मीद करते हैं कि जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दर्शकों को नमस्कार।